Bismarck famously said, "The great question of the day will not be settled by speeches and majority decisions, but by blood and iron." He didn't rely on diplomacy alone. He relied on the strength of the Persian army and his own clever bureaucracy. हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिंदु सोनी। वेलकम्स यू इन एसएसटी वाली क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आज जिस जर्मनी को हम देखते हैं वो कभी 39 डिफरेंट स्टेट्स में स्कैटर्ड था। ये है आज का जर्मनी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस वन। और ये है 1850 से पहले का जर्मनी जो कि 39 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो जर्मनी यूनिफिकेशन की पहली नाकाम कोशिश हुई थी 18 में 1848 को, जब 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने मार्च किया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर, जो कि कन्वेंट हो रही थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में। और इन्होंने डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का और ऑफर किया इसको तब के राजा थे फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ को, जो किंग थे प्रशिया के। उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया कि ये सब्जेक्ट नहीं बनेंगे पार्लियामेंट के। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली ये चाहती थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनेगी तो राजा सब्जेक्ट होगा पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। लेकिन किंग विलहेल्म फोर्थ ने इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। लिखा हुआ है, किंग फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ ऑफ प्रशिया रिजेक्ट द लिबरल जर्मन इंपीरियल क्राउन 1848। उन्होंने क्या कहा? आई विल नॉट पिक अ क्राउन आउट ऑफ द मड। वो इसको अपनी जो है लेवल का ही नहीं मानते थे, क्योंकि ये छोटे लोग इनको समझ रहे थे और राजा तो बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में क्या था, डिवाइन पावर समझते थे राजा अपने आप को, देवीय शक्ति इनको है, सीधा इनका संपर्क है भगवान से। जो भी ये कहेंगे वो सीधा गॉड के वर्ड्स हैं। तो इस तरह की जो है मेंटलिटी के साथ राजा रूल कर रहे थे, तो इस तरह की बात को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कम्प्लीटली। तो ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था जर्मनी के यूनिफिकेशन का। अब समय बीतता गया और जर्मनी में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बढ़ती ही जा रही थी। 1848 फेल हो गया था जो यूनिफिकेशन करना चाह रहे थे जर्मनी का। धीरे धीरे जब लिबरल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हाई होते गए तो उस टाइम पर प्रशिया ने इनिशिएट लिया इसमें। क्यों? क्योंकि शुरुआत ऐसी हुई कि मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि जर्मनी में डेमोक्रेसी आए, लेकिन किंग ने मना कर दिया, राजा ने रिजेक्ट कर दिया। राजा चाहता था कि मैं तो किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, ठीक है। तो अब लोग यही सोच रहे थे कि यूनिफिकेशन तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ स्ट्रेटेजी में, लोगों की स्ट्रेटेजी में शिफ्ट हुआ। कैसे? यहाँ से एक असली जो है कहानी शुरू होती है प्रशिया के लीडरशिप के अंतर्गत। अब तो उस समय प्रशिया ने सोचा और प्रशिया के लीडर्स ने देखा कि नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना जो है अपनी पीक पर है। और तब प्रशिया ने सोचा कि अगर हम लोगों को अपना एक देश बनाकर नहीं देंगे तो लोग रेवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और रेवोल्यूशन में जो किंग्स हैं उनकी अथॉरिटी एकदम खत्म हो जाएगी। अब इसकी शुरुआत की थी प्रशिया ने। अब आप मैप में देख सकते हो कि किंगडम जो कॉन्फेडरेशन था नॉर्थ, अगर हम देख ले इसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड कर देती हूँ इसे, कि जो उस टाइम का जर्मनी है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ था। नॉर्थ में किंगडम ऑफ रशिया थी और साउथ में ऑस्ट्रियन एम्पायर था। उस टाइम पर ऑस्ट्रियन एम्पायर सबसे पावरफुल था, रशिया इतना पावरफुल नहीं था, ठीक है। लेकिन रशिया ने बड़ा ही चालाकी से काम लिया था। एक, अगर आपको याद हो, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको समझाया था, 1834 को एक कस्टम यूनियन बनाया था, कस्टम यूनियन बनाया था जो था ज़ोल्वरिन। ये बड़ा ही चालाकी से जो उठाया गया रशिया का स्टेप था, जिसमें इन्होंने जो 39 कॉन्फेडरेशन, इसमें जो 39 ये स्टेट्स थे, इनको क्या किया, इनको यूनिफाइड कर लिया, इकोनॉमिकली यूनिफिकेशन कर लिया इनका सबसे पहले। तो रशिया ने जब सभी इन 39 स्टेट्स को जो है एक इनका यूनियन बना लिया, जिसमें सभी 39 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट कर लिया, जिसमें 30 करेंसी थी और उसकी जगह 2 करेंसी को इन्होंने शुरू किया था, जिससे रेलवे का भी काफ़ी विकास हुआ था और यहाँ पर गई जो है फैक्ट्रीज वगैरह। तो इसका जो शुरुआत हो गई थी, ये मॉडर्नाइजेशन की ओर मूव कर गया था। अब ऑस्ट्रिया थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल का था। ये इसकी थिंकिंग जो थी प्रशिया के लोगों की थिंकिंग थोड़ी एडवांस थी, मॉडर्निटी को लिए हुए थी और प्रशिया कंजर्वेटिज्म के बारे में। और क्योंकि अपने आप को जो है क्योंकि सबसे पावरफुल था, तो इसने इस 39 कॉन्फेडरेशन जो था इसमें कस्टम यूनियन ज़ोल्वरिन का हिस्सा ये नहीं बना, इसने अपने आप को इससे अलग रखा। ये ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी भूल थी, क्लियर। अब जब ये 39 स्टेट्स इस प्रशिया की लीडरशिप में कस्टम यूनियन जिसको ज़ोल्वरिन बोलते हैं उसमें जुड़ गए, तो ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जो थी शुरुआत थी, जीत थी प्रशिया की, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया का तो पुराना एम्पायर था और तो प्रशिया एक मॉडर्न मिलिट्री का स्टेट था। उसका फोकस था जर्मन स्पीकिंग लोगों पर था और उसकी आर्मी और टेक्नोलॉजी जिसमें टेलीग्राफ्स हैं, मॉडर्न राइफल्स हैं, और ये सभी ऑस्ट्रिया से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। रशिया काफ़ी एडवांस हो रहा था धीरे धीरे ऑस्ट्रिया से। ये तो पहली जीत थी रशिया की, क्लियर दिस थिंग।
इसके बाद प्रशियन जो लोग हैं या प्रशियन जो किंग हैं, उन्होंने सोचा कि हाँ जो है यूनिफिकेशन की लहर आ रही है, तो इसमें फिर से प्रशिया ने ही इनिशिएट लिया। तो प्रशिया में अब एंट्री हो जाती है ओटो वॉन बिस्मार्क की। क्यों? क्योंकि अब जो राजा है और प्रशियन किंग है वो ये सोच रहे हैं कि अब यूनिफिकेशन जो है पीपल्स के थ्रू नहीं होगा, अब यूनिफिकेशन होगा किंग्स और आर्मी के थ्रू। ठीक है, और मैंने शुरुआत में बता दिया है कि जो बिस्मार्क था वो ब्लड और आयरन की पॉलिसी पर बिलीव करता था। उसकी एक जो है बहुत शानदार ब्यूरोक्रेसी थी, उसके थ्रू और उसने वोट्स के थ्रू जो है यूनिफाइड किया था जर्मनी को। प्रशिया की यूनिफिकेशन की शुरुआत हो जाती है। इनिशिएट फिर से लेगा प्रशिया ही लेगा। ठीक है, अब प्रशिया का नया राजा बना, नाम क्या था? कैसर विलियम फर्स्ट। क्या नाम था? कैसर विलियम फर्स्ट। और उसने महसूस किया कि प्रशिया को तभी ताकतवर बनाया जा सकता है जब सारे जर्मन स्टेट्स उसके साथ हो। तो वो जोल्वेरी ने 34 स्टेट्स थे, जो जर्मनी में 39 स्टेट थे, उनका उसने यूनिफिकेशन बना लिया था, कस्टम यूनियन बनाया था जोल्वेरी के थ्रू। बिस्मार्क ने पूरा रास्ता ही बदल दिया। उसने कहा कि जो लिबरल्स की तरह भाषण नहीं देंगे अब वो। ठीक है, हमें पर्शियन आर्मी को इतना मजबूत बनाना होगा कि दूसरे देशों को हरा कर उनको हम प्रशिया में मिला लें। ये ब्लड और आयरन की पॉलिसी किसकी थी? बिस्मार्क की। बिस्मार्क जो कि जाना जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नॉट बाय स्पीचेस एंड मेजोरिटी वोट्स बट बाय आयरन एंड ब्लड, ये बिस्मार्क का कहना था। ठीक है, तो शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले 1864 का वॉर होता है। 1864 का वॉर करते हैं किसके साथ? डेनमार्क के साथ। ठीक है, जर्मनी के यूनिफिकेशन की जो पहली सीढ़ी थी वो थी 1864 का डेनिश वॉर। डेनिश वॉर किसके साथ? डेनमार्क के साथ। डेनमार्क आप देख रहे हैं, जर्मनी ने अपने यूनिफिकेशन के लिए 7 इयर्स तक 3 वॉर जो है वो फाइट किए। किसने? प्रशिया की लीडरशिप में बिस्मार्क ने। क्लियर? प्रशियन किंग था कैसर विलियम फर्स्ट ने और बिस्मार्क ने मिलकर यह युद्ध लड़े। तो पहला युद्ध था 1864 का डेनिश वॉर, जिसमें डेनमार्क के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ में शेल्सविग और होलेस्टीन, आपको 2 रीजन दिख रहे होंगे, शेल्सविग और होलेस्टीन, इन रीजन के लिए। अब इस रीजन ने पर्शिया ने अपने साथ मिला लिया ऑस्ट्रिया को। ठीक है, ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया। मुद्दा क्या था? डिस्प्यूट क्या था? जर्मनी के नॉर्थ में ये दोनों स्टेट थे, शेल्सविग और होलेस्टीन, और इन पर किसका कब्जा था? कौन रूल करता था? इस पर डेनमार्क रूल करता था। पहले लिख दिया था मैंने यहाँ पर कौन रूल करता था, यहाँ पर डेनमार्क रूल करता था। क्लियर? अब इन पर डेनमार्क के राजा का कब्जा था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो जर्मन लैंग्वेज बोलती थी, और बिस्मार्क ने इस मौके को समझा। ठीक है, बिस्मार्क ने बड़ा ही चालाकी से काम लिया। उसने अलायंस कर लिया किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया और ऑस्ट्रिया को कहा चलो मिलकर जर्मनी जो है, जर्मन स्पीकर जो लोग हैं हमारे, जो कहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाते हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया जो है मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो भी जर्मन जो है कोशिशों का लीडर है। जर्मन कोशिशों माने जर्मन यूनिफिकेशन के वो साथ है, वो शो करना चाह रहा था ताकि वो पीछे ना रहे। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को बहुत ही आसानी से हरा दिया। ठीक है, अब ये शेल्सविग का जो हिस्सा था, ये हिस्सा जो था ये तो पर्शिया के पास आ गया, और होलेस्टीन का जो हिस्सा था वो साउथ में यहाँ पर ऑस्ट्रिया उसके पास चला गया। क्लियर? लेकिन बिस्मार्क का असली प्लान क्या था? उसने जो है ना जानबूझकर होलेस्टीन जो प्रशिया जो है बीच में रखा। ठीक है, होलेस्टीन को किसके रखा? एकदम सेंटर में रखा, और उसको किसको दिया? इसने ऑस्ट्रिया को दिया जानबूझकर। ये शेल्सविग तो प्रशिया ने अपने पास रखा, लेकिन होलेस्टीन क्योंकि सेंटर में आता है, ये प्रशिया का रीजन हो गया, नॉर्थ का ये रीजन, अभी सेंटर में आ गया होलेस्टीन, इसको जानबूझकर इसने ऑस्ट्रिया को दिया। उसे पता था कि दूर होने की वजह से ऑस्ट्रिया होलेस्टीन को संभालने में कोई तकलीफ होगी, और उस बात पर दोनों के बीच में जो है झगड़ा शुरू होगा। ठीक है, अब 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को तो हराया, लेकिन दोस्ती सिर्फ दिखावे की थी। उसने शेल्सविग होलेस्टीन को जो है बंटवारा ऐसे किया कि ऑस्ट्रिया उसके जाल में फंस जाए और अगले युद्ध में जो है अगला युद्ध शुरू हो सके। क्लियर? 1866 का वॉर, ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर, 1866 का ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर 7 वीक्स तक चला। शुरुआत क्या थी? बिस्मार्क ने 1864 को जो युद्ध हुआ था, डेनिश वॉर जो हुआ था, शेल्सविग और होलेस्टीन के बंटवारे का फायदा उठाया। उसने ऑस्ट्रिया पर इल्ज़ाम लगाया कि वो होलेस्टीन को ठीक से नहीं संभाल रहा है, और पर्शिया की आर्मी ने होलेस्टीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी वजह से इसने सेंटर पर रखा, दूर होने की वजह से इसने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इस पर यहाँ पर ऑस्ट्रिया
कि ऑस्ट्रिया होलेस्टीन को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, उसको रूल नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, होलेस्टीन पर अटैक करके रशिया की आर्मी ने होलेस्टीन पर कब्जा कर लिया। अब इससे ऑस्ट्रिया भड़क गया और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध कब शुरू हुआ? 1866 में। ये सारी स्ट्रेटेजी थी बिस्मार्क की। क्लियर? सबको लगा कि भैया ऑस्ट्रिया जो बहुत बड़ी एम्पायर है जीती जाएगा, है ना, लेकिन रशिया की आर्मी लाइटनिंग फास्ट थी। उसके पास मॉडर्न राइफल्स थी, नीडल गन्स थी उसके पास, ठीक है। अब रेलवे, क्योंकि रेलवे जो रशिया ने ट्रेन का यूज़ करके अपने जो है सोल्जर्स थे उनको बहुत जल्दी ये बॉर्डर पर पहुंचा दिया था। रिजल्ट क्या था? सिर्फ 7 वीक्स में रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। क्लियर? नतीजा क्या हुआ? इस हार के बाद एक ट्रीटी हुई जिसको ट्रीटी ऑफ प्राग बोलते हैं। प्राग जगह पर हुई थी ये, ट्रीटी ऑफ प्राग बोलते हैं। और इसमें जो नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन है, रशिया ने जर्मनी के नॉर्थ के सारे स्टेट्स को मिलाकर अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ कॉन्फेडरेशन जर्मन स्टेट, राइट और नॉट? ये सारा इसने अपने आप को क्या बना लिया? रशिया ने अपना एक अलग रीजन बना लिया। ठीक है, नॉर्थ कॉन्फेडरेशन जर्मन स्टेट्स। क्लियर दिस थिंग? और रशिया का जो दबदबा था जर्मनी के यूनिफिकेशन में, ऑस्ट्रिया के कोई भी अब दखल अंदाजी नहीं बची थी। ठीक है, अब कोई भी दखल अंदाजी नहीं, कोई भी इंटरफियर ऑस्ट्रिया का नहीं बचा था। सारी स्ट्रेटेजी बिस्मार्क और केसर विलियम फर्स्ट की थी। ये था ऑस्ट्रो रशियन वॉर। क्लियर? अब बात करते हैं 1870 टू 71 फ्रैंको रशियन वॉर की। क्लियर? क्या था? बिस्मार्क की ये चाल थी, ट्रैप था बिस्मार्क का। किसके साथ? फ्रांस के साथ। क्या हुआ था उस टाइम पर? 1871 के टाइम पर जो फ्रांस के, अभी साउथ में यहाँ पर स्पेन है जो भी नहीं दिख रहा है इसमें, साउथ में ना फ्रांस के क्या है, स्पेन, सभी को पता ही होगा, स्पेन कंट्री है। क्लियर? इस टाइम पर जो स्पेन था उसका भी थ्रोन जो था वो खाली था। ठीक है, गद्दी खाली थी राजा की, कोई था नहीं। तो इसमें फ्रांस को ये पता चला कि जो रशिया का कोई भी रिश्तेदार है वो फ्रांस की गद्दी, इस पर स्पेन की गद्दी पर बैठेगा। फ्रांस नहीं चाहता था। यहाँ का राजा कौन था उस टाइम पर? नेपोलियन थर्ड था। ये नेपोलियन थर्ड नहीं चाहता था कि यहाँ रशिया का जो राजा है, रशिया का कोई भी रिश्तेदार स्पेन के राजा बने, स्पेन की गद्दी पर बैठे। क्यों? क्योंकि फ्रांस तो साउथ से भी जो है रशिया से घिर जाता और इस साइड में तो रशिया था ही इसके पास, दोनों साइड से जर्मनी से घिर जाता। ठीक है, तो इस वजह से फ्रांस के एम्बेसडर ने जो है रशिया के केसर विलियम फर्स्ट से मिलने गया। ठीक है, तो वो किसी एक जगह पर मिले, वो वहाँ पर मिले जो है केसर विलियम फर्स्ट और जो फ्रांस का एम्बेसडर था। तो फ्रांस का एम्बेसडर हुआ, मीटिंग काफ़ी शांत हुई। केसर विलियम जो था उसने एम्बेसडर को बताया कि उन्होंने स्पेन वालों को जो ऑफर दिया था कि हम अपने किसी रिश्तेदार को स्पेन की गद्दी पर बिठाएंगे, तो वो ऑफर हमने वापस ले लिया, वो हम इसको नहीं करेंगे, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस मीटिंग के बाद जो केसर विलियम फर्स्ट था, जो राजा था, बिस्मार्क को क्या भेजा इन्होंने? जो केसर विलियम फर्स्ट था, ठीक है, इसने बिस्मार्क को एक टेलीग्राम भेजा। अब इस टेलीग्राम में कहा कि हाँ मीटिंग सही है, शांतिपूर्वक हुई है, जो भी मीटिंग हुआ सब कुछ इसने केसर विलियम ने बिस्मार्क को बता दिया। लेकिन बिस्मार्क ने अपना क्या किया? अपनी चाल चली बिस्मार्क ने इसमें एडिट कर दिया। इस टेलीग्राम में उसने कुछ एडिट कर दिया। क्या एडिट किया इसमें इसने ये लिखा, रशिया वालों को तो ये लिख दिया कि फ्रांस के एम्बेसडर ने हमारे जो केसर विलियम फर्स्ट है उसकी इंसल्ट किया है। क्लियर दिस थिंग? और फ्रांस वालों को जो भेजा, फ्रांस वालों को लगा कि रशिया के राजा ने हमारे एम्बेसडर को धमकाया। ठीक है, फ्रांस वालों को लगा कि रशिया के राजा ने इनके एम्बेसडर को धमकाया है, और रशिया वालों को लगा कि फ्रांस के एम्बेसडर ने रशिया के किंग केसर विलियम फर्स्ट को धमकाया। अब दोनों तरफ लगी। ठीक है, समझ में? अब फ्रांस के लोगों को लगा कि भैया रशिया के राजा ने हमारे एम्बेसडर को धमकाया, और समझ में? ठीक है, और रशिया के लोगों को लगा कि फ्रांस का जो एम्बेसडर है उसने किसको धमकाया? रशिया के किंग को। क्लियर? अब रशिया के लोग कह रहे हैं कि लोगों की इतनी हिम्मत उस एम्बेसडर की, फ्रांस के एम्बेसडर की इतनी हिम्मत कि हमारे राजा को धमकाए, और फ्रांस के लोगों का कहना था कि रशियन किंग की इतनी हिम्मत कि हमारे एम्बेसडर को धमकाए, डराए धमकाए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि युद्ध करो, इन्होंने भी कहा कि युद्ध करो। बिस्मार्क क्या चाहता था बताओ? बिस्मार्क क्या चाहता था? ये चाहता था वो। ठीक है, बहाना मिल गया उसको, है ना? धमाका हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या हुआ? न्यूज़पेपर में ये बात छप गई दोनों तरफ से। फ्रांस की जनता ने कहा कि हमारे जो है इंसल्ट हुआ है, युद्ध करो, और रशिया की जनता ने कहा कि इन लोगों की इतनी हिम्मत है हमारे राजा का जो है इस तरह से बात करें, तो युद्ध करो। तो नतीजा हुआ युद्ध, वॉर। कब हुआ? 1870 युद्ध शुरू हो गया। और वही हुआ जो बिस्मार्क चाहता था, सारे जर्मन स्टेट एक होकर फ्रांस के खिलाफ होकर लड़े।
सभी जर्मन स्टेट्स एक होकर किसके खिलाफ लड़े, फ्रांस के खिलाफ लड़े। और जो है ये गलतफहमी का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर, इसमें जीत कौन गया 1871 में? कौन जीत गया? फ्रांस जीता के प्रशिया? ऑब्वियस है प्रशिया जीत गया, क्योंकि भैया प्रशिया के पास क्या था? बिस्मार्क था। क्लियर दिस थिंग? ये थे 3 वॉर, राइट। तो भाई साहब ये थे 3 वॉर जो कि बिस्मार्क ने अपनी चालाकी से लड़े। पहला लड़ा 1864 को डेनिश वॉर। डेनिश वॉर किसके लिए? डेनमार्क के अंडर में आते थे शेल्सविक और होलेस्टीन। क्लियर दिस थिंग? शेल्सविक दे दिया अपने प्रशिया को, होलेस्टीन दे दिया ऑस्ट्रिया को। यहाँ पर ऑस्ट्रिया था तो बाद में कह दिया ऑस्ट्रिया इसमें होलेस्टीन पर ढंग से नहीं कर रहा, इसके साथ युद्ध करो। हो गया युद्ध 64 में। क्लियर दिस थिंग? फिर भैया ऑस्ट्रिया प्रशियन वॉर, इसी बहाने से ऑस्ट्रिया प्रशियन वॉर हो गया। क्लियर कि युद्ध अभी होलेस्टीन को अच्छे से नहीं संभाल रहे, बहाना मिला। बिस्मार्क की स्ट्रेटेजी बड़ा शानदार बंदा था। अब 1871 में फ्रांको, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं तुम्हें समझाई चुकी हूँ, किस तरह से जो है एक टेलीग्राम को एडिट करके इसने गलतफहमी का बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया वहाँ पर और फ्रांस को हरा दिया। फाइनल जीत गया 1871 में। जनवरी 1871 को यूनिफिकेशन हुआ, प्रोक्लेमेशन हो गया जर्मन एम्पायर का। हॉल ऑफ मिरर्स में अनहीटेड हॉल था, यहाँ पर जर्मन जो किंग बना काइसर विलियम फर्स्ट को बना दिया। ठीक है, बिस्मार्क की लीडरशिप शानदार थी और यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का। क्लियर दिस थिंग? और लास्ट में जो लाइन आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इसमें जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ Russian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing currency, banking, legal, and judicial system in Germany. और Prussian measures and practices often became the model for the rest of the Germany. ये था बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है मेरा समझाया हुआ, तो मेरे इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।